हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नामकरण के जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनकी स्टडी विथ एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, जिससे आपके ये रूल्स क्लियर होते जाएंगे और एग्जाम्पल के साथ करने पर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोनो का मतलब होता है एक, और न्यूक्लियर मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अर्थात वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके पास या जिनमें केवल एक सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होता है। जिनके पास केवल एक सेंट्रल मेटल एटम उपस्थित होता है, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तीन टाइप के होते हैं, जो कि इनके ऊपर उपस्थित आवेश के आधार पर होते हैं। अर्थात मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आवेश या चार्ज के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायंस का मतलब होता है धनावेशित संकुल। कॉम्प्लेक्स मीन संकुल। पहला आता है धनावेशित संकुल। नंबर 2 एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ऋणावेशित संकुल। और तीसरा होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स या उदासीन संकुल। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या धनावेशित संकुल, इसके ऊपर धनावेश होता है। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स या ऋणावेशित संकुल, इसके ऊपर ऋणावेश होता है। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। यह उदासीन संकुल कहलाता है। स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार के मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण देते समय हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स मानने पड़ते हैं। इसमें से जो पहला रूल्स होता है इनके आईयूपीएसी नामकरण का, वह निम्न है। पहला रूल्स इनके नेमिंग के क्रम से संबंधित होता है कि हमें पहले किसको नाम देना चाहिए और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के किस भाग को नाम हम बाद में देते हैं। तो उसका जो फर्स्ट रूल्स होता है वह होता है ऑर्डर ऑफ नेमिंग, नाम देने का क्रम। देखने में ये चीजें सिंपल लगती हैं, लेकिन सही नाम लिखने के लिए इसकी स्टडी जरूरी होती है। नाम देने का क्रम, तो जो नाम देने का क्रम होता है उसमें सबसे पहले हम कैटायन के लिए नाम देते हैं।
अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के धनावेशित भाग के लिए हम नाम पहले देते हैं। कैटायन के बाद हम एनायन को नाम देते हैं। पहले धनावेशित भाग को नाम दिया जाता है और उसके बाद ऋणावेशित नेगेटिवली चार्ज पार्ट्स के लिए नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप इसका एग्जाम्पल लेते हैं तब वह आता है K4 FeCN6। इसमें जो मेटल्स होती है वह K4 पॉजिटिव है, FeCN6 जो कि कॉम्प्लेक्स आयन है, इनकी स्टडी हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो ये K4 इसका कैटायन होता है और FeCN6 माइनस जो कि कॉम्प्लेक्स आयन है और साथ ही यह ऋणावेश होने के कारण एनायन भी होता है। तो इसमें हम पहले K4 के लिए नाम देंगे और इसके बाद FeCN6 के लिए नाम देते हैं। और यदि कोई कंपाउंड इस तरह से होता है CONH3 होल 4 Cl2Cl, तब इस कंडीशन में जो नाम इसका आगे रहता है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है और Cl माइनस नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और CONH3 होल 4 Cl2 अब यह कैटायन हो जाता है और Cl माइनस यह एनायन हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में हम CONH3 होल 4 Cl2 के लिए नाम पहले देते हैं और Cl माइनस के लिए नाम बाद में देते हैं। यहाँ पर आवेश जो Cl माइनस बोला है उसका माइनस से संबंध यहाँ पर नहीं है। अब इसमें एक सेकंड रूल्स और होता है नाम देते समय। मेटल के साथ कोई भी संख्या दी जाए, जैसे ये K4 दी गई है तो इसको हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखते हैं। इसमें K या मेटल्स की संख्या नहीं लिखी जाती है। मोनो डाई ट्राई टेट्रा मेटल्स के नाम के साथ नहीं लेते हैं, मेटल की संख्या नहीं लिखते हैं। और यदि हम इसके स्थान पर फॉर एग्जाम्पल K4 की जगह पे यदि हम K3 ले लेते हैं, K3 FeCN6, तब A पॉजिटिव हो जाता है, ये माइनस होता है। जब आप इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों का नाम एक समान आता है, एक सा होता है, जिसमें इनके संख्या का वर्णन नहीं आता है, ना ही K4 में आता है, ना ही K3 में आता है। तो स्टूडेंट्स, ये पहला रूल्स था ऑर्डर ऑफ नेमिंग और मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, अब इसके पश्चात हम नामकरण का जो सेकंड रूल होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर का जो सेकंड रूल होता है उसकी स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट रूल था नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वह हो गया है पॉजिटिव, कैटायन, एनायन। और यदि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है तब न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम एक ही वर्ड में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के साथ उसको हम अभी क्लियर करेंगे। इसके बाद जो इसका IUPAC सिस्टम का जो सेकंड रूल होता है उसके अनुसार नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसय समन्वयन
घेरा, घेरा जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और हम जानते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड उपस्थित होते हैं। इसके साथ जब हम इसका नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, तो नाम देते समय हम इसमें एक चीज और लिखते हैं, वह कहलाती है सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम व लिगेंड होते हैं, किंतु नामकरण करते समय हम सेंट्रल मेट सबसे पहले जो क्रम होता है उसको डिस्कशन करेंगे। अभी नामकरण करते समय हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब क्वेश्चन आता है कि इन तीनों का नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नामकरण करते समय हम सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करते हैं। पहला स्टेप हमारा जो होता है वह होता है नेमिंग ऑफ लिगेंड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नामकरण करते समय हम सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करते हैं। संलग्नी का नामकरण करते हैं। पहला स्टेप लिगेंड का नामकरण, नेमिंग या नोमेनक्लेचर भी इसको लिख सकते हैं। जो दूसरा स्टेप हमारा होता है वह होता है बी, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण। इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण। और जो तीसरा स्टेप हमारा होता है वह होता है सी। सी होता है सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। स्टूडेंट्स, इस तीसरे स्टेप के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा जिसमें आप केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल से वर्णन रहेगा। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीकरण संख्या, इन तीन स्टेप में हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वह है नेमिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नामकरण कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये मेथड है। यदि क्वेश्चन आता है आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण की IUPAC मेथड का वर्णन कीजिए, तब आप इस वीडियो के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। और इसी के साथ आप किसी भी प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण भी इन स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ए, नेमिंग ऑफ लिगेंड।
लिगेंड का नामकरण। हम जानते हैं कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं और यदि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं तब इनका नामकरण हम अल्फाबेटिकली करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े डिफरेंट लिगेंड या अलग अलग लिगेंड का नामकरण अलग अलग प्रकार के लिगेंड का नामकरण अल्फाबेटिकली किया जाता है, अर्थात जिस लिगेंड का नाम अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं और जिस लिगेंड का नाम अल्फाबेट में अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको हम बाद में लिखते हैं। पहले हम न्यूट्रल लिखते थे, फिर उदासीन, फिर धनावेशित। अब इस रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, बल्कि हम जो रूल्स अब जो नया आया है उसके अनुसार जो लिगेंड्स के नाम होते हैं वह अल्फाबेटिकली चलते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। अलग अलग प्रकार के लिगेंड का नामकरण अल्फाबेटिकली किया जाता है, फर्स्ट। और जो उसका दूसरा पॉइंट आता है कि यदि हमारा लिगेंड्स मोनोडेंटेट होता है, एक दंतुर होता है, तब मोनोडेंटेट लिगेंड की संख्या यदि सेंट्रल मेटल एटम से 2 या 2 से अधिक लिगेंड जुड़े होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड या लिगेंड की संख्या डाई ट्राई टेट्रा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि 2 लिगेंड होते हैं तब डाई, 3 होते हैं ट्राई, 4 होते हैं टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। लिगेंड की संख्या डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। लेकिन यदि हमारा लिगेंड पॉलीडेंटेट होता है या ऐसा लिगेंड होता है जिसमें बहुदंतुर लिगेंड होता है, यदि पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है अर्थात जिस लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई आता है, जिस लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई शब्द आ जाते हैं, तब ऐसे लिगेंड की संख्या हम डाई ट्राई टेट्रा के द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे लिगेंड की संख्या हम bis 2 के लिए, tris 3 के लिए, टेट्राकिस 4 के लिए, पेंटाकिस 5 के लिए व्यक्त करते हैं। अर्थात जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उनकी संख्या हम bis, tris, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस के द्वारा व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं EN, एथिलीन डाइएमीन, और इस एथिलीन डाइएमीन के नाम में ही डाई आ जाता है और यदि सेंट्रल मेटल एटम से यह 2 बार जुड़ा है इस तरह से, तब इसके नाम के आगे हम bis का यूज करते हैं, bis, और इसके बाद कोष्टक में इसका नाम लिखते हैं एथिलीन डाइएमीन या एथीन 1,2 डाइएमीन। इसका हम नाम इस प्रकार से लिखते हैं एथेन 1,2 डाइएमीन। इसका नाम स्मॉल या छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जो नेमिंग ऑफ लिगेंड होता है उसकी स्टडी कर ली है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम सबसे पहले लिगेंड का नाम देते हैं। लिगेंड का नाम हम अल्फाबेटिकली देते हैं। यदि सामान्य लिगेंड होता है तब हम इनकी संख्या डाई ट्राई टेट्रा के द्वारा व्यक्त करते हैं, और यदि
कॉम्प्लेक्स लिगेंड होता है जिसके नाम में ही डाइट्राई आता है, इनकी संख्या बिस, ट्रिस, टेट्रिस के द्वारा इंडिकेट करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से लिगेंड होते हैं जिनकी संख्या हम डाइट्राई के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी स्टडी करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा लग रहा है आपको, लेकिन जब आप इसको नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे मेरे साथ, तब आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगी और आप सिंपली वे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो डाइट्राई लिगेंड होते हैं जिनकी संख्या हम डाइट्राई के द्वारा व्यक्त करते हैं, वो लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात लिगेंड आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, न्यूट्रल लिगेंड या उदासीन लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड H2O, एक्वा, इसके लिए बोलते हैं एक्वा, NH3, ये अमोनिया होता है, लेकिन इसको अमोनिया नहीं लिखते हैं, लिगेंड के रूप में इसको एमीन लिखते हैं और डबल एम का प्रयोग करते हैं। एमीन, ये दूसरा नेगेटिव लिगेंड था। इसके बाद जो थर्ड नेगेटिव लिगेंड यदि हम इसमें देते हैं, तब यह आ जाता है CO, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनिल लिखते हैं, NO, इसके लिए नाइट्रोसिल लिखते हैं, NO के लिए नाइट्रोसिल लिखते हैं। और जो उदासीन लिगेंड इसके अलावा आते हैं, उसमें यदि PH3, जो कि फास्जीन होती है, CH3 होल थ्राइस P, ए ट्राई मेथाइल फॉस्फीन, न्यूट्रल लिगेंड के रूप में आती है। इसी प्रकार यदि हम पिरीडीन लिख देते हैं, C6H5N, ये भी उदासीन लिगेंड के रूप में आती है। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रल लिगेंड थे जिसका नाम हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद आता है पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड जिनके ऊपर धन आवेश होता है वो पॉजिटिव लिगेंड कहलाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। और जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं उनमें से NO+, नाइट्रो सोनियम, NO2+, नाइट्रोनियम, ये हो जाता है। और इसके अलावा यदि हम इसमें एक और लिख देते हैं H3O+, यह हाइड्रोनियम, या एक्वेनियम कहलाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड क्या है और इनका नाम हम कैसे लिखते हैं। तो इसमें एक जो पॉइंट मिस हुआ था, जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं इनके नाम के अंत में या लास्ट में IUM आता है,
और जो उदासीन लिगेंड होते हैं इनके नाम विशिष्ट होते हैं। जो इनके सामान्य नाम होते हैं हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, इनके नाम विशिष्ट होते हैं। इसके बाद नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि नेगेटिव लिगेंड का नाम हम कैसे देते हैं। तो जो नेगेटिव लिगेंड का नाम होता है उसमें हम सफिक्स ओ का यूज करते हैं, जो कि नेगेटिव लिगेंड के सबसे पीछे आने वाले ई को हटाकर जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव लिगेंड Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इसका नाम क्लोराइड होता है। तो माइनस E और प्लस O करने पर हमें जो नेगेटिव लिगेंड का जो नाम प्राप्त होता है वह होता है क्लोराइडो। तो Cl माइनस का नाम क्या होता है? क्लोराइडो। इसी प्रकार Br माइनस का नाम ब्रोमाइडो, I माइनस का नाम आयो डाइडो हो जाता है। एसीटेट CH3COO माइनस जो कि एसीटेट होता है, इसका नाम एसीटेटो हो जाता है। सल्फेट, सल्फेट का नाम सल्फेटो हो जाता है। लेकिन यदि ये चीज SO4 माइनस माइनस जो कि सल्फेटो है जब लिगेंड के रूप में लिखते हैं तभी इसको हम यूज करते हैं, और यदि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं तब इनका नाम हम लिगेंड के नाम की तरह नहीं लिखते हैं, उसे हम क्लोराइड लिखेंगे, इसे हम सल्फेट लिखेंगे। अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप देखें जो हमने सबसे पहले लिया था K4FeCN6। इसमें एक चीज और आप यहां पे समझ लें कि जब सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में होता है या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में होता है तब इसके नाम के साथ 8 जुड़ जाता है, 8 ऐड हो जाता है। इसकी स्टडी हम सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्लियर ही हो गया है कि सेंट्रल मेटल एटम का नामकरण करते समय यदि सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में होता है तब इसका नाम के साथ हम 8 जोड़ देते हैं, इसको लिख देते हैं। इसके बाद हम इसका नामकरण करेंगे। वही पॉइंट था थर्ड के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप था। इसमें ये लिगेंड के टाइप थे। सेकंड स्टेप हमारा था नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कैट आयोनिक स्पीसीज में या कैट आयोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या धनावेशित कॉम्प्लेक्स में संकुल में धनावेशित संकुल व उदासीन संकुल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
जो इसका नाम हम लिखते हैं वही लिखते हैं। लेकिन यदि एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है या ऋणावेशित संकुल होता है तब सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ 8 जोड़ दिया जाता है और इसके बाद में हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसके पश्चात हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसका नामकरण करेंगे। ये नेमिंग थी सेंट्रल मेटल एटम की। तो जो पहला हमारा एग्जाम्पल था वह था K4FeCN6। यहां से आप थोड़ा ध्यान रखें। सबसे पहला इसका सीक्वेंस, ये कैटायन है, ये एनायन है। इसकी हम संख्या नहीं लिखते हैं। K4 की हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखते हैं। इसका नाम होता है सबसे पहले कैटायन धनावेशित भाग का पोटेशियम। इसके बाद हम जो नाम लिखते हैं वह नाम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते समय सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड के नाम के बाद हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। और यदि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन सहसमन्वयन घेरा नेगेटिव होता है तब इसके नाम के साथ 8 लिखते हैं और इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं इसको। पोटेशियम, अब इसमें आप देखते हैं लिगेंड। तो जो लिगेंड होते हैं वह संख्या देखें, इसमें एक ही लिगेंड है। अल्फाबेटिकली इसका यूज हमें नहीं करना है। CN साइनो, कितनी बार है साइनो? 6 बार। 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो Fe इसमें इसके नाम में ATE लग जाता है, यह हो जाता है हेक्सा साइनो फेरेट, फेरस माइनस अस प्लस ATE, हेक्सा साइनो फेरेट। अब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वह आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। तब इस कंडीशन में इसका पूरा नाम हो जाता है पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, ये इसका पूरा नाम हो जाता है। और यदि हम इसमें एक सेकंड एग्जाम्पल भी लेते हैं, क्योंकि इसमें ATE इसलिए लगा है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और सेकंड, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आई है वह 2 आई है। अब क्वेश्चन आता है कि 2 कैसे है, तो यहां पे थोड़ी सी मैं हिंट देता हूं। K4FeCN6, K की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 होती है, CN की -1 होती है। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। तब ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं और इन दोनों के ऊपर कुल नेट चार्ज 0 हो जाता है। तब इस कंडीशन में ऑक्सीकरण संख्या, जो कि आपने क्लास 11th में स्टडी की है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम के अनुसार 4K + Fe इसकी ज्ञात करनी है। तब X + 6 CN = 0। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 4 × +1 + X
प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। जी आ रहा 4 प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, जो कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है। और प्लस 2 फेरस की होती है, तो फेरस माइनस अस प्लस ATE हो जाता है हेक्सासाइनोफेरेट, ये इसका नाम बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पूरे रूल्स की स्टडी कर ली है। बिस्ट्रेस की भी स्टडी आपको अभी मैं बता चुका हूं। बिस्ट्रेस का अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, और यदि इसमें हम K4 की जगह K3 ले लेते हैं, तब इसका नाम क्या आता है, इसकी स्टडी करेंगे। ये K4 का नाम आया था। दूसरा कंपाउंड यदि हम इसमें लेते हैं K3FeCN6, K3 यहां पर हम ट्राई पोटेशियम नहीं लिखते हैं, बल्कि इसे हम लिखते हैं पोटेशियम कोऑर्डिनेशन स्फीयर हेक्सासाइनोफेरिक आएगा, एक हट के ईट लग जाएगा, हेक्सासाइनोफेरेट। हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। यदि आप इसकी अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तब ये आती है 3K प्लस एक्स प्लस 6 CN इक्वल टू 0। 3 इंटू प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 6 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस 3। तो ये इसकी नाम हो जाते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफर कर जाते हैं। उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस आता है, बाकी IUPAC नाम सेम रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये इसका एग्जाम्पल था। अब तीसरा एग्जाम्पल हम एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड लेते हैं, उसके द्वारा करेंगे एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड। जैसे कॉम्प्लेक्स लिगेंड अब लेते हैं CO, इसके में कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड EN2, कॉम्प्लेक्स लिगेंड COCl2 EN2, COCl2 EN2 SO4। तो क्लियर है। इस कंडीशन में इसका नाम देते समय ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। तो इसका नाम हमें पहले लिखना है और इसका नाम हमें बाद में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, अब आप थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दें, इसमें और भी रूल्स यूज होते हैं। इसमें क्लोरो आता है और एथेन बंटू डाई एमीन आता है। तो इसमें से C पहले आता है, E बाद में आता है, तब लिगेंड का नाम हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे अर्थात। और एक चीज और आप इसमें ध्यान रखें, डाई ट्राई जो प्रीफिक्स होते हैं, इनके नामों को हम अल्फाबेट में यूज नहीं करते हैं। तो इसका नाम हो जाता है सबसे पहले
डाई क्लोरो, क्लोरो की जगह क्या आएगा अब, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। मैंने आपको बताया था लिगेंड नेगेटिव है तो लास्ट में वो आता है नाम हटाने के बाद, डाई क्लोराइडो। इसके बाद En2, En जो कि एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड हो जाता है, इसके नाम में ही डाई आ रहा है, तो ये जब दो बार आता है तो इसके लिए लिखते हैं बिस, दो बार नाम के लिए बिस लिखते हैं। फिर लिगेंड का नाम छोटे कोष्टक में लिखते हैं, लिगेंड का नाम है यहां पर एथेन 1,2 डाई एमीन, यहां पर डबल एम का यूज नहीं करेंगे, 1,2 डाई एमीन। अब चूंकि इसमें देखें आप कि जो CO है, CO पॉजिटिव में है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के पार्ट में है, तो इसके नाम में 8 का यूज नहीं आता है, ये होता है कोबाल्ट। इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने पर थर्ड आती है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं कोबाल्ट थर्ड, SO4 के लिए सल्फेट, सल्फेटो नहीं लिखेंगे क्योंकि यह आउटर स्फीयर में है, और यदि यह अंदर होता तब इसके लिए हम सल्फेटो लिखते, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं उसके लिए हम सेपरेट वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी आपने ये सारे एग्जाम्पल्स की स्टडी की है, कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं हम, जैसे CO NH3 होल 4 Cl2Cl एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है, ए वाला पॉजिटिव है, ए वाला नेगेटिव है, पॉजिटिव का नाम पहले, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले आएगा, तो इसमें सबसे पहले हमें नाम देना है लिगेंड के लिए, लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली आएगा, जब अल्फाबेटिकली लिखेंगे तब ये Cl क्लोराइडो है, NH3 एमिनो, एमीन है, तो क्लियर है एमीन पहले आएगा, तब इसका नाम हो जाता है टेट्रा एमीन। 4 के लिए टेट्रा एमीन, 2 के लिए डाई क्लोराइडो, टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो। इसके बाद CO सेंट्रल मेटल एटम है, इसका नाम कोबाल्ट ही रहेगा। इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 इसकी 0 रहेगी, -2 और -1 ये 3 हो जाती है। थर्ड इसका नाम क्लोराइड, CHLORIDE, तो ये इसका नाम बन जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण या नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है इसकी स्टडी कर ली है। इसमें हमने इसके नामकरण के रूल्स का अध्ययन किया है और साथ ही हमने एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि कुछ मोनोडेंटेट लिगेंड के नाम के आगे बिस्ट्रिस लगाया जाए, तो इसका आंसर है हाँ, कुछ मोनोडेंटेट लिगेंड ऐसे भी होते हैं हमें जिनके नाम के आगे बिस्ट्रिस का यूज करना होता है, और यदि हम इससे लिगेंड के आगे डाई ट्राई लगा देते हैं तब इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसका एग्जाम्पल देखें, यदि हम लिखते हैं CH3NH2,
ए मैथिल एमीन होता है या मैथाइल एमीन। और यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 2 बार जुड़ा है, ये वाला लिगेंड 2 बार ऐड है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तब इसके नाम के आगे यदि हम डाई मैथाइल एमीन लिख देते हैं या डाई लगा देते हैं, तब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और इसका जो स्ट्रक्चर बन जाता है वह डाई मैथाइल हो जाता है, CH3NH हो जाता है, जो कि रॉन्ग होता है। अतः इसके नाम के साथ हम मिथाइल एमीन की संख्या यदि 2 है तब बिस के साथ बताते हैं, 3 होती है तब ट्रिस के साथ बताते हैं। सेम कंडीशन C2H5NH2 के साथ आती है, जो कि एथाइल एमीन होता है। एथाइल एमीन AMM लिखना है, सिंगल एम लिख दिया है। और यदि हम डाई एथाइल एमीन इसको लिखते हैं 2 बार होने पर, तब ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि डाई एथाइल एमीन C2H5 होल ट्वाइस NH होता है। अतः इसकी भी संख्या 2 होने पर हम बिस का यूज करते हैं, यदि 3 होने पर ट्रिस का यूज करते हैं। सेम कंडीशन एथाइल एमीन के साथ भी होती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्पेशली मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण के सारे रूल्स की स्टडी कर ली है और इस रूल्स के आधार पर जो एग्जाम्पल्स पॉसिबल हो सकते थे, कुछ एग्जाम्पल्स, उसकी भी स्टडी कर ली है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने में। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यदि यह आपकी समझ में आ गया है, तब आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दें, शेयर करें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।